दोस्तों विजन विथ आलोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों टीजीटी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की क्लास के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं राज्य की उत्पत्ति के संविदावादी सिद्धांत, जिसमें हम लोग थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक को पढ़ लिया है और उसी क्रम में आज हम लोग जीन जैक्स रूसो को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं जीन जैक्स रूसो। और जो भी स्टूडेंट पिछले क्लास को न देखे हों वो हॉब्स और लॉक को पढ़ लें, जिससे बहुत अच्छे से जीन जैक्स रूसो समझ में आ जाए। दोस्तों राजनीतिक सिद्धांत के पूर्व हम लोगों ने राजनीतिक विचार में इन संविदावादी विचारकों के पूरे थॉट को पढ़ा था। अब थ्योरी में हम लोग जब पढ़ रहे हैं, फिर उन्हीं के थ्योरी से जो है, उन्हीं के थॉट से जो थ्योरी डेवलप हुई है उसी को हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं जीन जैक्स रूसो ने क्या राजनीतिक सिद्धांत प्रकट किए हैं। दोस्तों जॉन जैक्स रूसो, जिनका जन्म स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा नामक स्थल पे हुआ था, जिनका जन्म स्विट्ज़रलैंड में हुआ था, लेकिन बाद में ये चले गए थे फ्रांस में और ये फ्रांसीसी नागरिकता को प्राप्त किए थे। तो एक बार पूछा जा चुका है कि रूसो किस देश का निवासी था। तो दोस्तों रूसो का जन्म स्विट्ज़रलैंड में ज़रूर हुआ था, लेकिन निवास किया था इन्होंने फ्रांस में और नागरिकता भी फ्रांस की प्राप्त की थी। तो इसलिए रूसो फ्रांस के निवासी हुए और इनका जन्म स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। और रूसो का जो राजनीतिक विचार है दोस्तों, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की एक बहुत प्रसिद्ध किताब है, इसी में पूरा मिलता है। 1762 में यह किताब लिखी गई थी। सन पूछ लेता है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट कब लिखा गया, तो 1762 में। और दोस्तों रूसो ने जो अपने राजनीतिक विचार प्रकट किए वो हॉब्स और लॉक की तरह नहीं थे, क्योंकि हॉब्स और लॉक जो है किसी राजनीतिक घटना से प्रेरित थे, जबकि रूसो का जो विचार है पूरी तरह से काल्पनिक है। रूसो का विचार पूरी तरह से काल्पनिक विचार है। तो रूसो ने जो भी विचार दिए वो सारा उसका स्रोत सोशल कॉन्ट्रैक्ट ही है। दोस्तों रूसो ने जो मानव स्वभाव के बारे में विचार बताया, प्रकट किया, उसमें बताया कि जो मानव स्वभाव था वह अच्छा था। उन्होंने बताया मानव स्वभाव नैतिकता अनैतिकता से अपरिचित था। और जो मानव बताया, उन्होंने आदिम मानव की कल्पना की। आदिम मानव की कल्पना करते हुए कहा कि यह मानव नैतिकता अनैतिकता से अपरिचित था और सभ्य जंगली जीव था। कैसा था? सभ्य जंगली जीव था जो विवेकहीन था, स्वार्थहीन, स्वार्थ से बहुत दूर था और यह एक आदर्श बर्बर स्थिति में था और भोला भाला पशु था। और इसी को उदात्त मंचर भी कहा जाता है। कहीं कहीं पूछ लिया जाता है रूसो ने प्राकृतिक अवस्था के मानव को किस प्राणी की संज्ञा दी है, तो उदात्त मंचर या भोला भाला पशु या आदर्श बर्बर। दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ दो टर्म्स हैं, आदर्श भी है और बर्बर भी है, दोनों विरोधाभासी बातें हैं। इसलिए जो रूसो का जो विचार है उसके विचार में बहुत विरोधाभास दिखाई देता है, बहुत कसमकस है। एक तरफ द्वंद्ववाद जैसी स्थिति है, क्योंकि रूसो का जब जन्म हुआ था उस समय दोस्तों जन्म के कुछ ही क्षण बाद रूसो की माँ खत्म हो गई थी, उनका देहांत हो गया था। और रूसो का जो पिता था वह बहुत गलत आदत वाला था, गंदे विचारों वाला था। वह अपने बालक रूसो को पाठशाला जाने से रोक दिया था, लेकिन प्रतिभाशाली होने के कारण रूसो ने घर पर ही पढ़ना लिखना सीख लिया था। जब पढ़ना लिखना सीखा तो उसका जो बाप था वो गंदे साहित्य और गंदी किताबें पढ़वाकर आनंद लिया करता था। इस तरह से रूसो का मन चित्त भी दूषित हो गया और सभ्य समाज से बगावत करने पे उतारू हो गया।
उसे सभ्य समाज से डर लगने लगा था। और एक जगह उसने लिखा भी है कि मुझे सभ्य समाज से बहुत नफरत है और जब मैं सभ्य समाज को देखता हूँ तो भाग चलता हूँ। तो उसने कहा भी जब मुश्किल में पड़ो तो भाग चलो। दोस्तों, प्राकृतिक अवस्था की बात अगर करें तो प्राकृतिक अवस्था में रूसो ने बताया कि प्राकृतिक अवस्था को दो पार्ट में डिवाइड किया। पहली जो प्राकृतिक अवस्था थी उसमें उन्होंने बताया कि मानव जो है प्राकृतिक अवस्था में बहुत सुखी था, संतुष्ट था, स्वावलंबी था और यह मानव विवेकहीन था। प्रकृति की गोद में अटखेलिया खेला करता था। वह प्रकृति की गोद में रहकर प्राकृतिक स्वतंत्रता और प्राकृतिक समानता का समान रूप से आनंद लेता था। जब इतना मानव सुखी था तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन रूसो बताते हैं कि ये समस्या तब तक नहीं थी जब तक जनसंख्या संतुलित थी। लेकिन जैसे ही जनसंख्या बढ़ने लगी वैसे संसाधन कम पड़ने लगे। और संसाधन जब कम पड़ने लगे तो लोग करते क्या थे प्राकृतिक अवस्था में? कंद मूल, फल फूल और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते थे। और जब उनको ठंड लगती थी तो जंगल के जो पेड़ों के छाल रहते थे उसके पहन लेते थे। और जब उन्हें गर्मी लगती थी तालाबों में लौटने लगते थे। तो इस तरह से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते थे। लेकिन जनसंख्या जैसे ही बढ़ी दोस्तों, जनसंख्या के बढ़ने के साथ ये व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई और उसी में से कुछ चालाक तत्वों ने निजी संपत्ति का उदय, निजी संपत्ति बनाना शुरू कर दिया। और जैसे ही उन्होंने अपना निजी संपत्ति बनाया तो अन्य लोगों ने भी देखा देखी निजी संपत्ति बनाना शुरू कर दिया। तो इस तरह से जैसे ही निजी संपत्ति आया, ये आदर्श स्वर्णिम अवस्था थी, यह छिन्न भिन्न हो गई, यह व्यवस्था भंग हो गई। अब मानव सुखी से दुखी रहने लगा, संतुष्ट से असंतुष्ट रहने लगा। जहाँ स्वावलंबी था अब पराधीन हो गया दोस्तों। और जो प्राकृतिक अवस्था थी वह पूरी तरह से बिखर गई और मनुष्य की जो स्वतंत्रता थी वह परतंत्रता में बदल गई और जो समानता थी असमानता में बदल गई। रूसो कहते हैं कि सभ्य समाज नामक संस्था ने जिसमें कला और विज्ञान का उदय हुआ, इसी ने इस प्राकृतिक अवस्था को बर्बाद कर दिया, बेकार कर दिया। और मानव अब जो है बहुत असंतुष्ट रहने लगा, बहुत दुखी हो गया, पराधीन हो गया। इसी में स्टेटमेंट देते हैं रूसो कि मनुष्य स्वतंत्र तो पैदा हुआ है लेकिन हर जगह जंजीरों से बंधा है। दोस्तों, यहाँ जब मानव आया था तो देखिए कितना स्वतंत्र था, समान था, स्वावलंबी था, सुखी था, संतुष्ट था। लेकिन जैसे ही इस अवस्था में आता है हर जगह अपने आप को पराधीन महसूस कर रहा है, दुखी, संतुष्ट, पराधीन महसूस कर रहा है। इसीलिए रूसो का ये स्टेटमेंट बहुत पॉपुलर है। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन हर जगह जंजीरों से बंधा हुआ है। और रूसो ईश्वर से आह्वान करते हैं, हे ईश्वर, मेरा ये भोलापन लौटा दो, मेरी अज्ञानता मुझे वापस दे दो, यही मुझे सुखी और संतुष्ट कर सकता है। तो दोस्तों, रूसो कहते हैं कि जो अब समस्या आ गई है सेकंड वाले स्टेज में, इसका दो समाधान है। पहला समाधान यह है कि हम प्राकृतिक अवस्था में लौट जाएं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या बढ़ गई है, पहली बात। और दूसरी बात, यहाँ का जो मानव था विवेकहीन था और यहाँ का मानव विवेकवान हो गया है, बुद्धिमान हो गया है। अब विवेकमान बुद्धिमान को विवेकहीन नहीं बनाया जा सकता और ज़्यादा जनसंख्या को कम जनसंख्या में नहीं बदला जा सकता। तो रूसो कहते हैं इसका एक समाधान है कि इस प्राकृतिक अवस्था से बाहर निकलिए, क्योंकि अब यहाँ समस्या आ गई है और इस समस्या से
निजात पाने के लिए हमें बाहर निकल के समझौता करना पड़ेगा। और रूसो जो अपने सामाजिक संविदा में बात स्पष्ट करते हैं दोस्तों, उसमें बताते हैं एक समझौता होगा, ठीक जैसे हाब्स ने एक समझौते की बात की थी। हाब्स और रूसो दोनों एक समझौते की बात करके राज्य और सरकार के स्वरूप को स्पष्ट करते हैं, जबकि लाक 2 समझौते की बात करते हैं। तो दोस्तों रूसो कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था से बाहर आने के लिए आपस में सभी लोगों ने अपने अधिकार और शक्ति किसी व्यक्ति या व्यक्ति के समूह को न देकर वरन संपूर्ण समाज को सौंप दिया। जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति ने अपने अधिकार और शक्ति किसी व्यक्ति या व्यक्ति के समूह को न देकर संपूर्ण समाज को सौंप दिया और इस समाज से यह वचन लिया कि हमारे अधिकार और शक्तियों की आप रक्षा करिए। और रूसो कहते हैं इसी से सामान्य इच्छा का जन्म होता है। सामान्य इच्छा क्या है? सामान्य इच्छा दोस्तों रूसो बताते हैं कि यह 2 तरह से इच्छा है, यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा। इसको जो विद्यार्थी न पढ़े हो थिंकर वाले क्लास में पढ़ लें, उसमें बहुत अच्छा से हमने बहुत गहराई से समझाया है। अब यहाँ देखते हैं सामान्य इच्छा जो रूसो ने जो सामान्य इच्छा की बात कही, उसमें रूसो ने सामान्य इच्छा की शुरुआत हाब से शुरू करते हैं और लाक पर ख़त्म करते हैं। जी हाँ दोस्तों, रूसो ने अपने सामान्य इच्छा की शुरुआत किस विचारक से करते हैं? हाब से शुरू करते हैं, लाक पे ख़त्म करते हैं। क्यों? क्योंकि रूसो जब संपूर्ण अधिकार और शक्ति एक संपूर्ण समाज को सौंप रहे हैं तो एक निरंकुशता का परिचय दे रहे हैं, लेकिन प्रत्येक मानव समाज का अभिन्न अंग होने के कारण उस अधिकार और शक्ति को स्वयं प्राप्त भी कर ले रहा है। ये संपूर्ण समाज में मानव है, मानव से समाज बना है। जब अधिकार और शक्ति संपूर्ण समाज को सौंपा जा रहा है तो यहाँ मानव है, मानव अधिकार और शक्ति को प्राप्ति भी कर ले रहा है। इसीलिए शुरुआत तो हाफ से हो रही है लेकिन लाक पर ख़त्म हो रहा है, क्योंकि अधिकार और शक्ति को प्राप्त कर ले रहा है प्रत्येक नागरिक, और इसी से प्रत्यक्ष लोकतंत्र की शुरुआत भी हो जाती है। तो पूछा जाता है कौन सा विचारक है जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जनक है? तो दोस्तों वो रूसो है जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जनक है। दोस्तों आप ये जानते होंगे रूसो का जन्म स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। उसका बाल्यावस्था बचपन स्विट्ज़रलैंड में गुजरा। स्विट्ज़रलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जनक, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था प्रचलित है, तो रूसो का प्रभाव इस व्यवस्था पर पड़ा। दुनिया का एकमात्र देश है स्विट्ज़रलैंड जहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, तो रूसो उसी व्यवस्था से प्रभावित था। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण स्टेटमेंट हैं, कथन हैं, उसको भी देख लेते हैं। कई स्टूडेंट कहते हैं सर कथन बहुत पूछे जाते हैं, कथन पढ़ाया करिए। तो सामान्य इच्छा के संदर्भ में पूछा जाता है कि रूसो का सामान्य इच्छा क्या है? तो सामान्य इच्छा न तो सर्वसम्मत की इच्छा है न बहुमत की इच्छा है, बल्कि यह सामान्य हित की सामान्य चेतना है। सामान्य इच्छा न तो सर्वसम्मत की इच्छा है न बहुमत की इच्छा है, बल्कि सामान्य हित की सामान्य चेतना है। और सामान्य दूसरा स्टेटमेंट है रूसो का, सामान्य इच्छा लोगों को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य करेगी। सामान्य इच्छा लोगों को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य करेगी। अगला स्टेटमेंट रूसो का ही है, सच्ची स्वतंत्रता सामान्य इच्छा का पालन करने में है। सच्ची स्वतंत्रता सामान्य इच्छा का पालन करने में है। यह कथन किसका है? यह कथन जीन जैक्स रूसो का है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग सामान्य इच्छा को पढ़ें। रूसो ने सामान्य इच्छा जो प्रकट की, उसके बाद दोस्तों राज्य और व्यक्ति के मध्य संबंध क्या होते हैं उसके बारे में रूसो ने बताया
कि रूसो की जो सामान्य इच्छा है वह वास्तव में व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रकट करता है और इस तरह से व्यक्ति साध्य हो जाता है। तो कहने का आशा यह है कि रूसो भी हाब्स और लॉक की तरह व्यक्तिवादी है। क्यों? क्योंकि जो उसकी सामान्य इच्छा है उसका आधार व्यक्ति की स्वतंत्रता को स्थापित करना है और ऐसा करते हुए वह व्यक्ति को साध्य बना देता है और हाब्स और लॉक की तरह भी व्यक्तिवादी होता है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, रूसो की जो सामान्य इच्छा है वह दोस्तों सामान्य इच्छा जो है वह राज्य को संपूर्ण और व्यक्ति को एक अंश मानता है। व्यक्ति को क्या मानता है? एक अंश मान लेता है। इस तरह सावयवी संबंध स्थापित करता है। किसके मध्य? व्यक्ति और संपूर्ण राज्य के मध्य। तो जो सावयवी संबंध स्थापित करता है, सावयवी का मतलब क्या होता है आप समझ लें। सावयवी का मतलब होता है जैसे ये मेरा शरीर हो गया और शरीर राज्य हो गया और ये हाथ पूरा एक व्यक्ति हो गया। तो हाथ का अस्तित्व तभी है जब ये शरीर के साथ है ना। और जैसे ही हाथ शरीर से अलग होता है वैसे ही हाथ का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। वैसे ही व्यक्ति को हाथ माने और शरीर को राज्य माने। तो व्यक्ति का अस्तित्व राज्य में ही है। राज्य से जैसे बाहर व्यक्ति जाता है तो व्यक्ति का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। वही सावयवी संबंध है। इसे अंशी और अंश का संबंध भी बोलते हैं। तो सावयवी संबंध स्थापित करके रूसो जो है आदर्शवाद की ओर झुक जाता है और आदर्शवाद का प्रेरणा स्रोत भी बन जाता है। तो दोस्तों इस तरह से जीन जैक्स रूसो एक ऐसा विचारक है जो विविधतापूर्ण प्रतिभा से भरा हुआ है। वह अनेक क्षेत्रों में अपनी लोहा मनवाता है अपनी प्रतिभा का। एक तरफ व्यक्तिवादी है, एक तरफ आदर्शवादी है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जनक है, सर्वाधिकारवादी है, निरंकुशवादी है। तो इस तरह से वह विविध प्रतिभाओं से युक्त एक महापुरुष था, एक राजनीतिक विचारक था जिसके विचारों ने फ्रांसीसी क्रांति को प्रेरणा भी दिया था। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसा नारा फ्रांसीसी क्रांति के साथ जुड़ा तो वह जीन जैक्स रूसो की ही देन थी। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण कथन हैं जैसे जनता की आवाज़ ईश्वर की आवाज़ है। जनता की आवाज़ ईश्वर की आवाज़ है, यह किसने कहा? दोस्तों यही जीन जैक्स रूसो हैं। इन्होंने कहा जनता की आवाज़ ईश्वर की आवाज़ है या आपकी आवाज़ ईश्वर की आवाज़ है। रूसो ने ही कहा सामान्य इच्छा, रूसो की सामान्य इच्छा नैतिक संकल्पना है। अगला कथन है रूसो की सामान्य इच्छा यदि सामान्य है तो इच्छा नहीं और यदि इच्छा है तो सामान्य नहीं। रूसो की सामान्य इच्छा यदि सामान्य है तो इच्छा नहीं, यदि सामान्य है तो इच्छा नहीं, यदि इच्छा है तो सामान्य नहीं। यह कथन हॉब्स का है। हॉब्स महोदय का है, इन्होंने कहा था। तो दोस्तों इस तरह से जीन जैक्स रूसो के साथ संविदावादी विचारकों की एक श्रृंखला थी, वो आज समाप्त होती है। अब अगली क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक की ओर अग्रसर होंगे। तो आज यहीं हम क्लास को विराम करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, कमेंट करना न भूलें।